हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 17 हिंदी के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, मलुकदास, नंददास और छीत स्वामी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलुकदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अगर इनका हम डिटेल जाने तो इनका जन्म कौसंबी के कड़ा नामक ग्राम में हुआ था और इनका काव्य जो है ध्रुव चरित्र वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी रचना हमें दोहे और चौपाइयाँ देखने को मिलती है और इनकी भाषा जो है वो अवधी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का क्या नाम है। कुंभन दास, सुंदर दास, नंद दास और परमानंद दास। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर दास जो थे वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, जबकि बल्कि ये शूर, तुलसी और कबीर दास की ही तरह सुंदर दास जो थे वो भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप कवि नहीं था। नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी और हरि व्यास देव। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरि व्यास देव जो थे वो अष्टछाप के कवि नहीं थे, बल्कि ये निम्बाकाचार्य संप्रदाय के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रमर गीत जो है उसके प्रसंग का मूल स्रोत है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद और श्रीमद् भागवत का तृतीय या श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमर गीत प्रसंग जो है वो शूर सागर का ही एक भाग है और इसका मूल स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 46 और 47वां अध्याय है। नेक्स्ट देखते हैं, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ये नाम कौन सा है हमको ये बताना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अष्टछाप संप्रदाय, राम वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और ऑप्शन डी है चिंत्य चिंत्यम संप्रदाय। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुगलमान चरित्रा नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास और ऑप्शन डी है छीत स्वामी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्ण दास जो हैं वो अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था और इनके द्वारा रचित जो है 3 रचना इनकी फेमस थी। पहली थी भ्रमर गीत और उसके बाद था प्रेम तत्व और उसके बाद था जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र जो है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर गुलाब राय ने। तो इसका जो है ऑप्शन आचार्य विश्वनाथ मिश्र जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों का जो था बहुत से मतभेद मिल रहे थे। आचार्य रामचंद्र ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर ही इसको रीतिकाल नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको दिया है कि श्रृंगार काल किसने कहा था, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र जो थे उन्होंने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, खेट कैतुकम किसकी रचना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये इनमें से किसकी रचना है। रहीम, रसखान, कवि गंग और दादू दयाल। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेट कैतुकम के रचनाकार जो थे वो रहीम थे। इनकी अन्य कृति भी है जैसे रहीम दोहावली और बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। अभी हमने जाना कि इसकी रचना रहीम ने की थी, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रहीम कृत जो मदनाष्टक है इसकी भाषा क्या है आपको ये बताना है। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रिज है और ऑप्शन डी राजस्थानी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रहीम कृत मदनाष्टक की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प जो आपको दिए गए हैं उनमें से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ये सभी जो है रीतिकालीन कवि है। इनमें और भी कुछ कवि के नाम शामिल है, जैसे रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो है रीतिकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपको अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी उनके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। उनके जन्म काल के अनुसार हमको उनका क्रम निर्धारण बताना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले रहीम आएंगे। अगर इनका हम जन्म देखें तो इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। उसके बाद फिर घनानंद आएंगे। अगर घनानंद की बात करी तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आपको मिलेंगे रसलीन का अगर जन्म की बात करें तो ये 1689 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ठाकुर है। ठाकुर का जन्म जो है वो 1766 ईस्वी में हुआ था। तो ये सभी जो है जन्म के क्रम के अनुसार जो नाम है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें उसके जन्म का जो ईस्वी है उनके अनुसार ये क्रम में है। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। ऑप्शन जो प्रवृत्ति क्या थी आपको ये बताना है। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन था, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक और नायिका के भेद का विवेचन जो है वो कई कवियों के द्वारा किया गया था। इस काल की जो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति थी वो यही थी कि इसमें नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सी विशेषता गलत है हमको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। ऑप्शन दिया गया है रीतिकाल में की प्रमुख भाषा ब्रिज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। और ऑप्शन डी है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत कम हुआ है। ये जो है यहाँ पे इसका गलत विशेषता होगा। और इसके अगर हम विशेषता की बात करें तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चरित्र, वीर और भक्ति काव्य, ये सभी जो है अलंकारिता ये और काव्य रूप, ये सभी जो है इनके विशेषता के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और बुंदेली। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा जो है वो ब्रिज भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। ऑप्शन है सवैया, दोहा, चौपाई और छप्पै। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकालीन में हमें जो है दो कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि देखने को मिलता था। लेकिन इस युग के जो कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें छंदों के प्रयोग में बहुलता दिखाई देती थी, तो इनका सर्वाधिक प्रिय छंद जो था वो सवैया रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। ऑप्शन है आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को और डी है बिहारी को। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है, ये कथन किसने कहा था ये बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने और ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल का समय था। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं किस विक्रम संवत तक था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक जो था वो रीतिकाल का समय था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल की समयावधि बताई है उसको उन्होंने 200 वर्ष माना है, और उसकी सीमा जो उन्होंने बताई थी ये उन्हीं के अनुसार है 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसका मतलब क्या होगा, 1643 से 1843 ईस्वी को माना गया था। ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि रीतिकाल का आरंभ क्या था, तो रीतिकाल का आरंभ जो है वो 1600 ईस्वी है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल और ऑप्शन डी है मध्यकाल। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल जो कि लगभग 1643 से 1843 ईस्वी का था, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। थैंक यू।